नमस्कार, आपका स्वागत है रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक चैनल पर, जहां आपको मिलेगी आध्यात्मिक ग्रंथों, प्रेरणादायक पुस्तकों और ज्ञानवर्धक कहानियों की ऑडियो बुक्स, वो भी सहज और भावपूर्ण शैली में। अगर आप आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और गहरी सोच में रुचि रखते हैं तो यह चैनल आपके लिए एक अनमोल स्रोत है। यहाँ आपको संतों, महात्माओं के अनुभव, गूढ़ रहस्यों की खोज और जीवन को नई दृष्टि देखने वाली अद्भुत कहानियां सुनने को मिलेंगी। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो वीडियो बुक्स को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। इस ज्ञान की गंगा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका सहयोग और प्रेम हमें और भी प्रेरित कर देगा, ताकि हम आपको बेहतरीन और अर्थपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करा सकें। रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक के साथ आत्मविकास और आध्यात्मिकता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। परिचय। हालांकि मैं स्वास्थ्य, योग और कीमिया पर आधारित आयुर्वेदिक, यौगिक और तांत्रिक शास्त्रों को पढ़ते हुए बड़ा हुआ, लेकिन मेरा अपना स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहा। अपने जीवन के अधिकांश समय में अस्थमा के रोगी के रूप में मुझे पराग से एलर्जी थी। मुझे ऐसा कोई मौसम परिवर्तन याद नहीं है जब मैं बीमार न पड़ा हूँ। मैं आधुनिक चिकित्सा की इस मान्यता का जीता जागता सबूत था कि एलर्जी का इलाज केवल अस्थायी रूप से ही किया जा सकता है। मैंने नियंत्रित आहार की मदद से अपनी अस्थमा की दवा छोड़ दी थी। फिर भी हर साल वसंत की सुबह होते ही मेरा अस्थमा खराब हो जाता था और मैं खांसी की दवा और सर्दी जुकाम की गोलियां खाने लगता था। लाल नाक, भारी सिर और घरघराहट वाली छाती के साथ मैं अपने इनहेलर की खुराक बढ़ा देता था और अपनी भूख खो देता था। मेरे शरीर को आराम की जरूरत थी, लेकिन समय शायद एक ऐसी चीज थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे प्रोजेक्ट टीम और क्लाइंट को हर दिन 5 अलग अलग टाइम जोन में मेरी ज़रूरत होती थी और काम के तनाव के कारण मेरी सांस फूलने लगती थी। जिम में व्यायाम करना, बैडमिंटन खेलना, ऑर्गेनिक खाना खाना और सप्लीमेंट लेना, इन सब से मुझे थोड़ी ही मदद मिली। सच तो यह है कि जब भी मौसम बदलता है मैं बीमार पड़ जाता हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो काम के दबाव या घर की चुनौतियों के बावजूद ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं। इनमें से कई स्वस्थ लोग अस्वस्थ खाना भी खाते हैं, फिर भी वे ज़्यादातर फिट रहते हैं। मैंने गंभीरता से सोचा, उनके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम में से हर कोई वास्तव में अलग है और हमें से कुछ लोग दूसरों की तुलना में कुछ बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं। मैंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि अस्थमा मेरी जीवन शैली है। हालांकि कुछ साल बाद मैंने भौतिक दुनिया को त्याग दिया और एक भिक्षु के रूप में अपना जीवन शुरू करने के लिए हिमालय चला गया। मैं लगभग 13 महीने तक जंगलों और गुफाओं में रहा और वहां रहते हुए मुझे सामान्य सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ। कोई बड़ी बीमारी अस्थमा तो दूर की बात है। दिन में एक बार खाना और कभी कभी सिर्फ बर्फ पर जिंदा रहना। जब मैं कई महीनों बाद गहन ध्यान के बाद अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो मैंने पहले से कहीं ज़्यादा तंदुरुस्त और मजबूत महसूस किया। मैंने वसंत के दौरान खुले मैदानों में और सर्दियों के दौरान गुफाओं में ध्यान किया। फिर भी किसी तरह की एलर्जी का कोई लक्षण नहीं था। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। लगातार कई महीनों तक किसी भी शारीरिक बीमारी से पूरी तरह मुक्त रहना, इस अनुभव ने मेरे पहले के निष्कर्ष को चुनौती दी। मैंने सोचा कि अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है और चाहे आपकी आनुवंशिक प्रवृत्ति कुछ भी हो, आप लगभग पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद मैंने पाया कि हम एक मानव जाति के रूप में किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में अधिक बार और लंबे समय तक बीमार पड़ते हैं। जिन जानवरों को हमने पाला है वे भी अपने जंगली समकक्षों की तुलना में अधिक बार बीमार पड़ते हैं। मैंने हिमालय में अपने उत्तम स्वास्थ्य पर विचार किया और पाया कि वहाँ मेरे स्वास्थ्य में योगदान देने वाले कई कारक थे। मुझे एहसास हुआ कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना और कुछ योग सिद्धांतों को अपनाना प्राथमिक कारण थे।
कि मैं कभी बीमार क्यों नहीं पड़ा। मैंने अब आयुर्वेदिक और योग शास्त्रों की सच्चाइयों की नए सिरे से जांच की। सिर्फ आयुर्वेदिक नुस्खे, कुछ योगासन या तांत्रिक अभ्यास ही मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मुख्य बात यह थी कि इन सभी को एक साथ मिला दिया जाए, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सबसे प्राकृतिक तरीके से एक सरल जीवन जीना कारगर रहा। जंगल में रहते हुए मैं माँ प्रकृति के साथ लगातार संपर्क में था और उसकी अविश्वसनीय उपचार शक्तियों ने मेरे शरीर और मन में गहरा बदलाव लाया। मैं समझता हूँ कि हम में से कई लोग एक दिन के लिए भी शहर की हलचल से बाहर नहीं निकल सकते। जंगल में महीनों तक रहना तो दूर की बात है। इसी कारण से मैंने यह पुस्तक लिखी है, क्योंकि आयुर्वेद और योग के बारे में यही उल्लेखनीय बात है। प्रकृति के संपर्क में रहने के लिए आपको जंगल या हिमालय में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। आपको रबर की गुड़िया की तरह लचीला होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कोई जटिल आसन करने के लिए नहीं कहूँगा। आपको बस स्वास्थ्य को उसकी संपूर्णता में समझने की इच्छा और अपने शरीर और भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। हमारा शरीर सभी सुखों और दुखों का अनुभव करने का सबसे अच्छा, वास्तव में एकमात्र माध्यम है। आयुर्वेद में योग और तंत्र की तरह किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल उसके भौतिक शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि शरीर, इंद्रियों, मन और आत्मा का एक समुच्चय है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सीधे आपके मन की स्थिति से प्रभावित होती है। आप जितने अधिक सकारात्मक और खुश रहेंगे, आपकी प्रतिरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य और बीमारी का स्रोत एक ही है। जब विभिन्न संस्थाएं, जिनका इस पुस्तक में आगे वर्णन किया गया है, सामंजस्य में होती है, तो यह स्वास्थ्य में परिवर्तित हो जाती है, और जब वे असंतुलन में होती है तो वे विकार उत्पन्न करती है। आपका शरीर केवल आपकी चेतना का स्थान है। यदि आपकी चेतना पीड़ित है तो यह निश्चित रूप से बिना किसी अपवाद के शारीरिक विकारों का भी कारण बनेगी। मानसिक पीड़ाएं शारीरिक शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं और शारीरिक रोग बदले में मन की स्थिति को बिगाड़ते हैं। अक्सर अस्वस्थ मानसिक स्थिति बीमारी का कारण होती है। विशेष रूप से वयस्कों में आप शारीरिक शरीर में बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन यह केवल लक्षण का इलाज है। ऐसी बीमारी फिर से होगी। उदाहरण के लिए, आप हे फीवर से बचने के लिए एंटी एलर्जी दवा ले सकते हैं, लेकिन यह हर साल वापस आ जाएगी। रोग मुक्त रहने के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का होना महत्वपूर्ण है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करना आयुर्वेद का मूल दर्शन है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ज़्यादातर लक्षण चालित हैं। अगर मुझे सिर दर्द है तो यह मुझे दर्द निवारक दवा लेने के लिए कहेगा। आयुर्वेद लक्षणों के उपचार में विश्वास नहीं करता है। यह रोगी को समझने और लक्षण के कारण का इलाज करने की वकालत करता है, न कि लक्षण का। ऐसा करने के लिए प्राचीन शास्त्र हमारी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए इसे ठीक करने के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। साथ ही हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न होती हैं, को भी ध्यान में रखते हैं। दूसरे शब्दों में, यह समझता है कि एक व्यक्ति की दवा दूसरे व्यक्ति के लिए जहर हो सकती है। उदाहरण के लिए, दही कुछ लोगों में पाचन में सहायता कर सकता है, लेकिन दूसरों में अपच का कारण बन सकता है। इसके अलावा बेहतर आहार और व्यायाम के माध्यम से अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना समाधान का केवल एक अंश है। महत्वपूर्ण हिस्सा आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जीवन में जो कुछ भी आता है, आप उसका कैसे जवाब देते हैं, यह आपके स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। आप नहीं कर सकते अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने जन्म के देश वगैरह को चुने। आप अपने बास, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों या अपने दोस्तों को नहीं बदल सकते। अर्थव्यवस्था, देश और समाज की स्थिति काफ़ी हद तक आपके नियंत्रण से बाहर है। इनमें आपके पास कुछ व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं, अगर कोई हो। हालांकि आप चुन सकते हैं कि आप अपने जीवन में उन तत्वों के बारे में कैसा महसूस करते हैं और आप
उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जिस तरह से आप किसी चीज को देखते हैं और जिस तरह से आप स्वीकार करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, वे दो सबसे महत्वपूर्ण यदि एकमात्र नहीं कारक हैं जो आपके समग्र कल्याण को निर्धारित करते हैं। यदि आप अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं या जो आपको परेशान करता है उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, तो 90% काम हो गया। शेष 10% केवल शरीर की फिटनेस के बारे में है। यौगिक ज्ञान आपको मानसिक संतुलन हासिल करने में मदद करता है और आयुर्वेद शारीरिक कल्याण यौगिक ग्रंथों का मानना है कि जैसे आनंद आपके मन की स्वाभाविक स्थिति है, वैसे ही स्वास्थ्य आपके शरीर की स्वाभाविक स्थिति है। जब आपका मन अपनी प्राकृतिक स्थिति में होता है तो आप स्वाभाविक रूप से शांति महसूस करते हैं। इसी तरह जब आपका शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है, जब आपके शरीर के विभिन्न घटक जैसे कि दोष, ऊतक, धातु, पाचन अग्नि, अग्नि और ऊर्जा प्रवाह वायु संतुलन में होते हैं, तो आप रोगमुक्त होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं। कोई भी विचार जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है वह नकारात्मक विचार है, भले ही वह ईश्वर के बारे में ही क्यों ना हो। इसके विपरीत कोई भी विचार जो आपको शांति देता है वह सकारात्मक विचार है। जितना अधिक आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे, आपकी मानसिक स्थिति उतनी ही बेहतर होगी और इससे स्वाभाविक रूप से बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के लिए संस्कृत शब्द स्वस्थ है। इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता या शरीर और मन की स्वस्थ स्थिति। यदि आगे की जांच की जाए तो इसका अर्थ है आपकी प्राकृतिक स्थिति, स्व का अर्थ है प्राकृतिक और सत्य का अर्थ है अवस्था या स्थान। आयुर्वेद का उद्देश्य आपकी प्राकृतिक स्थिति, आपके संतुलन को बहाल करना है ताकि आप मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त हो सकें। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिन्होंने अल्सर, कैंसर, माइग्रेन, मोटापा, उच्च रक्तचाप, एलर्जी, अवसाद और कई अन्य बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इस पुस्तक में आपके साथ साझा किए गए सिद्धांतों का पालन करके मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आयुर्वेद रामबाण है। कोई भी चिकित्सा पद्धति रामबाण नहीं है, लेकिन जब आप आयुर्वेद के सिद्धांतों को यौगिक विचार के साथ जोड़ते हैं तो आप मानव शरीर और उसके स्वास्थ्य की अपनी समझ में एक बड़ी छलांग लगाते हैं। इस पुस्तक में मैं आपको स्वास्थ्य और कल्याण की एक समग्र प्रणाली से परिचित कराता हूँ। मेरा लक्ष्य आपको हर्बल उपचार देना नहीं है, क्योंकि एक बार फिर मैं लक्षणों का इलाज नहीं करना चाहता। इसके अलावा मैं एक चिकित्सा पेशेवर नहीं हूँ, बल्कि एक ध्यान विशेषज्ञ और एक तांत्रिक चिकित्सक हूँ। वहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जिनसे आप दवा के लिए परामर्श कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद संभावना है कि एक बार जब आप यहाँ साझा किए जा रहे सिद्धांतों और प्रथाओं को अपना लेंगे तो आपको फिर से डॉक्टर को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए प्राचीन यौगिक विचार आपको सबसे अधिक व्यवहारिक, पूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मैं वादा करता हूँ, जब तक आप इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त करेंगे तब तक आप अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को एक नए नजरिए से देखेंगे। आप सीखेंगे कि खुद की बेहतर देखभाल कैसे करें। आप जानेंगे कि हमारी वर्तमान दुनिया में एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम बेचैन हैं। हमारे पास खाने के लिए ऑर्गेनिक नाश्ता है, लेकिन उसे खाने का समय नहीं है। हमारे पास सबसे आरामदायक गद्दे हैं, लेकिन नींद बहुत कम है। स्वस्थ जीवन और सेहत की कुंजी पूरी तरह से आपके हाथों में है। आपके अकेले ही अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% पानी से ढका हुआ है। आपका शरीर लगभग 70% पानी है। आकाश में अनंत तारे हैं। आपके शरीर पर अनगिनत एक पोर्स है। आकाशगंगा है। आपके पास लसीका प्रणाली है। नदियां हैं, छोटी और बड़ी, महासागरों में विलीन हो रही हैं, जो आगे एक विशाल जल निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। आपके शरीर में धमनियां और नसें आपके हृदय में समाप्त होती हैं। वायु इस ग्रह पर मूलभूत जीवन घटक है।
यह आपके शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। आपके चारों ओर जगह है। आपके शरीर में 9 छिद्रों में से प्रत्येक में जगह है, या महिलाओं के मामले में 10 छिद्र आपके शरीर में। आप माइक्रोकास्म में कुछ भी पा सकते हैं, आप अपने शरीर के अंदर पा सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ 5 महान तत्वों से बना है। यौगिक ग्रंथ इन तत्वों की सरल विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं। पृथ्वी कठोर और स्थिर है, पानी तरल और लचीला है, आग महत्वपूर्ण गर्मी और एक परिवर्तनकारी शक्ति है, वायु गति और प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है, ईथर या अंतरिक्ष का पूरा शरीर है, विशेष रूप से छिद्र और छिद्र। ये पांचों तत्व 5 इंद्रियों और चेतना के 5 रूपों और 5 अंगों से जुड़े हुए हैं। नीचे दी गई तालिका देखें। 5 तत्व और हमारा शरीर तत्व, चेतना, अंग, धारणा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ईथर, घुलनशील, दृश्य, सामायिक, एडेटिव, नोस्ट्रिस, गंध, जीव, स्वाद, इसकी स्पर्श, कान, ध्वनि। 5 तत्व केवल 5 संवेदी वस्तुओं के अनुरूप नहीं है। वे केवल आपके शरीर की भौतिक संरचना के बारे में नहीं हैं, वे इससे कहीं अधिक हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक तत्व की शुद्धि उसके संबंधित चेतना, अंग और धारणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। केवल संवेदी अंगों और परिणामी धारणा से परे, तांत्रिक ग्रंथ 5 तत्वों को हमारे स्वास्थ्य और शरीर के विभिन्न पहलुओं से जोड़ते हैं। पृथ्वी तत्व से बाल, त्वचा, नाखून, मांस और हड्डियां बनती हैं। एक प्रमुख पृथ्वी तत्व के साथ पैदा होने वाले लोग मोटे होते हैं या उनमें भारी कंकाल की संरचना होती है। वे अन्य 4 प्रकारों की तुलना में अधिक स्थिर दिमाग वाले हैं। एक अशुद्ध पृथ्वी तत्व त्वचा, मांस या हड्डियों के रोगों का कारण बन सकता है। इससे बड़ी बेचैनी हो सकती है। मूत्र, मल, मज्जा, रक्त और वीर्यजल तत्व द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक अशुद्ध जल तत्व अक्सर प्रजनन अंगों के रोगों का कारण बनता है। जब पानी और आग दोनों अशुद्ध होते हैं तो यह उच्च रक्तचाप का कारण बनता है, और जब पानी और हवा दोनों अशुद्ध होते हैं तो यह हाइपरपोटेंशन, निम्न रक्तचाप का कारण बनता है। आलस्य, थकान, प्यास, भूख और नींद अग्नि तत्व की विशेषता है। अग्नि तत्व की शुद्धि का प्रत्यक्ष और तत्काल किसी की भूख और आलस्य पर प्रभाव पड़ता है। जब मैं महीनों तक जंगल में रहा तो मुझे हर दिन केवल 2 घंटे की नींद और एक भोजन की आवश्यकता थी। बाकी समय के लिए मैंने जागरूकता और सतर्कता के साथ ध्यान किया। कई बार ऐसा होता था जब मुझे थकान महसूस होती थी। अत्यधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के बावजूद मुझे कभी भी थकान, भूख या नींद महसूस नहीं हुई। यह विशेष रूप से मेरे ध्यान और तांत्रिक दिनचर्या के अंग अग्नि तत्व की शुद्धि के कारण था। विस्तार, संकुचन, विमोचन, गति और धारण वायु तत्व द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए लिम्बिक सिस्टम की ताकत और चपलता वायु तत्व के प्रभुत्व और शुद्धता से बहुत प्रभावित होती है। इसके अलावा वायु तत्व की अशुद्धता हमारे शरीर में अधिकांश तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए जिम्मेदार है। इस तत्व की शुद्धि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है और अंगों को शक्ति और लचीलापन प्रदान करती है। लोभ, भय, आसक्ति, क्रोध और इच्छा ईथर तत्व की विशेषताएं हैं। यह ज्यादातर इन 5 के कारण होता है कि हम खुद पर दुख लाते हैं। जब इनमें से कोई भी मौजूद होता है तो कोई संतोष नहीं होता, कोई शांति नहीं होती। ईथर तत्व की अशुद्धता या प्रभुत्व अधिकांश भावनात्मक विकारों को जन्म देता है। आयुर्वेद का विज्ञान मुख्य रूप से पृथ्वी, जल और अग्नि तत्वों पर केंद्रित है। यौगिक अभ्यास पहले 3 को बढ़ाते हैं और इसके अलावा हवा और आकाश तत्वों को शुद्ध करते हैं। तंत्र आयुर्वेदिक और यौगिक दोनों अभ्यासों का व्यापक उपयोग करता है, चाहे वह विशेष पूजा करना हो, अग्नि में आहुति देना हो, अनुष्ठान करना हो, शरीर का अभिषेक करना हो, मिश्रण का सेवन करना हो या फिर भांग पीना हो। कीमिया तंत्र का एक अभिन्न अंग है। इसका अभ्यास सबसे पहले तांत्रिकों द्वारा किया गया था। इससे बहुत पहले की दवा की अवधारणा औसत व्यक्ति को पाता हो
तत्वों की शुद्धि एक उल्लेखनीय तांत्रिक अभ्यास है जिसे भूत शुद्धि कहा जाता है। यह बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपके मौलिक शरीर को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली दृश्य है। प्रत्येक तत्व को शुद्ध करके अभ्यासी उस तत्व से जुड़ी बीमारियों को खत्म कर सकता है। यह अभ्यास एक तांत्रिक गुरु से दीक्षा प्राप्त शिष्य को शिष्य उत्तराधिकार में दिया जाता है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि तत्वों की शुद्धि आपके स्वास्थ्य को एक नए स्तर पर ले जाती है। अभी के लिए मैं आयुर्वेद के हृदय 7 ऊतकों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। 7 ऊतक। आपका भौतिक शरीर 7 मुख्य घटकों से बना है। ये घटक शरीर के ऊतकों के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें सप्त धातु कहा जाता है। 7 ऊतक या स्राव। इससे पहले कि मैं उनके बारे में विस्तार से बताऊं, धातु शब्द को समझना जरूरी है। धातु का एक मानक अर्थ घटक है। आयुर्वेद के संदर्भ में इसे शरीर के ऊतक के रूप में समझा जाता है। संस्कृत में धातु शब्द का अर्थ प्राथमिक तत्व भी होता है। आप जो भोजन खाते हैं वह 5 महान तत्वों से बना होता है। एक बार जब भोजन आपके शरीर द्वारा संसाधित हो जाता है तो यह 7 धातुओं को बनाने के लिए टूट जाता है। ये शारीरिक तत्व प्राथमिक घटक हैं जो भौतिक शरीर के निर्माण खंड हैं। संस्कृत मूल धा से धातु का अर्थ है धारण करना, स्वीकार करना, प्रदान करना। आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन को कैसे स्वीकार करता है, यह सीधे आपके स्वास्थ्य की गुणवत्ता निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त धातु का अर्थ है स्राव। भ्रूण का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि माता पिता एक अंडा और एक शुक्राणु स्रावित करते हैं। भ्रूण जीवित रहता है क्योंकि माँ गर्भनाल के माध्यम से स्रावित करती है। एक बार दुनिया में आने के बाद शिशु जीवित रहता है क्योंकि उसकी माँ के स्तन दूध स्रावित कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह भोजन चबा सकता है क्योंकि कुछ ग्रंथियां लार स्रावित कर रही होती हैं। भोजन पचता है क्योंकि आंतों की ग्रंथियां लार स्रावित कर रही होती हैं। मानव शरीर में स्रावों से बना है। आयुर्वेद के अनुसार हम जो कुछ भी खाते हैं हमारा शरीर उसे 7 भागों में तोड़ देता है। धातु या स्राव ये शरीर के प्राथमिक घटक हैं। आयुर्वेद इन्हें निम्न क्रम में रखा है क्योंकि यह माना जाता था कि प्रत्येक बात के स्राव को शरीर के लिए बनाना और बनाए रखना कठिन होता है। रस के लिए अंग्रेजी शब्द चाइल है। हालांकि किसी भी भाषा की तरह संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी में कोई समकक्ष नहीं है। रस एक ऐसा ही शब्द है। भोजन में स्वाद रस है। किसी भी चीज में तरल पदार्थ रस है। संगीत में माधुर्य रस है। दृश्य सौंदर्य रस है। सफलता की भावना रस है और संभोग में भावना रस है। इसका अर्थ रस या रस भी है। इसके अलावा रस शरीर के ऊतकों को संदर्भित करता है और सबसे खास तौर पर रक्त प्लाज्मा। इस शरीर द्वारा खाए जाने वाले किसी भी भोजन का पहला चरण है शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों में परिवर्तित होने से पहले इसे पहले आंत में तरल बनाना चाहिए। रक्त। दूसरी धातु को संस्कृत में रक्त कहा जाता है। रक्त लाल रक्त कोशिकाओं को संदर्भित करता है, हीमोग्लोबिन और रक्त प्लेटलेट्स। हालांकि आयुर्वेद के विज्ञान ने रक्त को कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन में वर्गीकृत नहीं किया, लेकिन यह वास्तव में समझता था कि रक्त में कुछ ऐसे घटक होते हैं जो इसे बहने, पोषण देने और थक्का बनाने की अनुमति देते हैं। रक्त शब्द को अगर रा प्लस अक्ता के रूप में विभाजित किया जाए तो इसका अर्थ है वह जो गर्मी की विशेषता है। अक्ता का मतलब तेल भी होता है। रक्त वह पदार्थ है जो जब तक जीवित रहता है तब तक उसके पास ऐसे घटक होते हैं जो उसकी जन्मजात गर्मी और तरलता को बनाए रखते हैं। रा का मतलब प्यार भी होता है। संभोग की इच्छा और क्रिया रक्त वाहिकाओं में रक्त की भीड़ का कारण बनती है। शरीर के तापमान को बढ़ाता है। गर्मी रक्त का जन्मजात गुण है। अन्य सभी धातुओं की तरह रक्त मानव अस्तित्व के लिए बिल्कुल आवश्यक है। मांसपेशी। मांस तीसरी धातु है। इसका मतलब मांसपेशी या मांस है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि आयुर्वेद ने विशेष रूप से मांसपेशी और वसा अगली धातु के बीच अंतर किया है।
5000 साल पहले भी इसके अभ्यासी दोनों के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझते थे। मांसपेशियों का मूल निर्माण खंड प्रोटीन है। वसा, मेदा चौथी धातु है। इसका मतलब है वसा। खास तौर पर आपके शरीर में वसा ऊतक, शरीर में जोड़ों को श्लेष द्रव द्वारा चिकनाई दी जाती है। यह जोड़ों, टेंडन, म्यान और जोड़ों के आसपास कैप्सुलर लिगामेंट में एक चिपचिपा चिकनाई वाला तरल पदार्थ है। लेकिन आयुर्वेद में मेदा न केवल वसा ऊतक को संदर्भित करता है बल्कि श्लेष द्रव को भी संदर्भित करता है। मेदा आपके शरीर को अपनी गर्मी बनाए रखने की अनुमति देता है। इसका प्राथमिक स्थान धड़ है। हड्डियां पांचवी धातु को अस्थि कहा जाता है, जिसका अर्थ है हड्डियां। यह आपके शरीर की सहायक संरचना है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में दांतों को भी हड्डियों के रूप में माना जाता है। मज्जा छठी धातु है। इसका मतलब है मज्जा। यह ऊतकों का नेटवर्क है जो हड्डी की गुहाओं को भरता है। मेद शब्द मेद से भ्रमित न हो, जिसका अर्थ है वसा, चौथी धातु। इसका पर्यायवाची हैमजा है। दिलचस्प बात यह है कि मानसिक शक्ति के लिए शब्द मेधा है। क्या आप संबंध देखते हैं? भले ही मस्तिष्क एक मांसपेशी है, लेकिन यह हड्डी में बंद है। खोपड़ी ठीक अस्थि मज्जा की तरह। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार जो कुछ भी आपके अस्थि मज्जा को पोषण देता है वह आपके मस्तिष्क को भी पोषण देगा। शुक्र रस शब्द की तरह शुक्र अपने शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक अर्थ रखता है, इसलिए मैंने संस्कृत शब्द का चयन किया है। आमतौर पर शुक्र का अर्थ वीर्य होता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन द्रव के लिए किया जाता है। महिला यौन द्रव्य को अर्थवा शाब्दिक अर्थ मासिक धर्म रक्त या शोणित शाब्दिक रक्त भी कहा जाता है। आयुर्वेद में आज उपलब्ध परिष्कृत परीक्षण विधियां नहीं थीं जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह रक्त नहीं बल्कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन हैं जो वास्तविक यौन द्रव्य हैं। फिर भी यह समझा गया कि एक महिला के यौन तरल पदार्थ एक पुरुष के यौन तरल पदार्थ से काफी अलग थे और कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि एक शुक्राणु एक अंडे के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है, एक कथन जो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। शुक्र को धातुओं की सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया है। यौगिक ग्रंथ शुक्र को केवल प्रजनन तरल पदार्थ नहीं मानते हैं, वे इसे रचनात्मक तरल पदार्थ कहते हैं। यह पुरुषों में पौरुष और महिलाओं में प्रजनन क्षमता है। किसी की मानसिक, बुद्धि, शारीरिक, शरीर की वृद्धि और जैविक प्रजनन रचनात्मक पिछले 6 धातुओं की भलाई पर निर्भर करती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में पुरुष यौन तरल पदार्थ को थर्मोलिटिक गुणों सोम गुण वाला माना जाता है, जबकि महिला यौन तरल पदार्थ को थर्मोजेनिक विशेषताओं अग्निगुण वाला माना जाता है। सोम का अर्थ है सुखदायक, ठंडा और अग्नि का अर्थ है आग, तापीय। इसलिए संभोग के बाद एक पुरुष शरीर की गर्मी खो देता है और आराम करने या सो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक महिला आमतौर पर अधिक सक्रिय हो जाती है या भूखी हो जाती है। वह भी आराम महसूस करती है, लेकिन उसका प्रजनन द्रव एक अलग प्रकृति का होता है। यह उसकी संवेदी धारणा को जगाता है और उसे अधिक जागरूक और सतर्क बनाता है। शुक्र का अर्थ प्रकाश, उज्ज्वल और शुद्ध भी होता है। प्रकाश संस्कृत में ज्ञान का पर्याय है। इसका सीधा अर्थ है कि विवेकपूर्ण ज्ञान के साथ जिया गया पवित्र जीवन व्यक्ति के पूर्ण कल्याण को सुनिश्चित करता है। मैंने प्राचीन ज्ञान के अनुसार भौतिक शरीर की मूल अवधारणाओं को कवर करने के लिए समय लिया, क्योंकि आयुर्वेद और योग के काम करने के लिए हम अपने भौतिक शरीर को उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से आधुनिक विज्ञान देखता है। अब मैं आपको 3 द्रव्यों या दोषों से परिचित कराता हूँ, जैसा कि उन्हें कहा जाता है आयुर्वेद का सबसे मौलिक पहलू। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका समर्थन
और सहयोग के साथ ही आगे की आध्यात्मिक यात्रा संभव हो सकेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं द वेलनेस सेंस, आयुर्वेदिक और यौगिक ज्ञान पर आधारित आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका ऑडियो बुक हिंदी में। इससे पहले कि हम अध्याय 3 का सफर तय करें, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ऑडियो बुक्स को शेयर करें। इसके साथ ही आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य दें। आपका फीडबैक हमारे लिए अमूल्य है। तो फिर आइए, वेलनेस सेंस आयुर्वेदिक और यौगिक ज्ञान पर आधारित आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका का अध्याय 3 हम शुरू करते हैं। शारीरिक द्रव्य। कुछ साल पहले हम एक खास आयुर्वेदिक दवा के साथ क्लिनिकल परीक्षण कर रहे थे। यह दवा एक पौधा आधारित इम्यूनोजेन थी। इसे प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए माना जाता था। 2 महिला रोगियों ने साइड इफेक्ट की सूचना दी। वे अपने शुरुआती 30वें दशक में थी। समान वजन, समान वैवाहिक स्थिति और समान जीवन शैली वाली थी। उनमें से एक ने कहा कि दवा से दस्त होता है, जबकि दूसरी ने कब्ज की सूचना दी। जबकि ये प्रतिक्रियाएं संभव थी, वे असामान्य और पूरी तरह से अप्रत्याशित थीं। हमने उनकी खाने की आदतों की जांच की। कोई विसंगति नहीं थी। उन्होंने संयमित और स्वस्थ भोजन किया। वास्तव में उन्होंने लगभग एक जैसे खाद्य पदार्थ खाए। सबसे उल्लेखनीय था उनका नियमित रूप से छाछ का सेवन। हमने छाछ पर ध्यान केंद्रित किया। छाछ और हमारी दवा का संयोजन एक रोगी में दस्त और दूसरे में कब्ज का कारण बन रहा था। एक अन्य दवा रोगियों के लिए एक समूह में बालों के झड़ने को रोक रही थी, जबकि उसी दवा का दूसरे रोगियों पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं था। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसने कई लोगों में बाल झड़ने का कारण बना। एक ही दवाई एक जैसे लोगों पर अलग अलग तरह से असर क्यों कर रही थी? छाछ से एक मरीज को दस्त क्यों हुआ और दूसरे को कब्ज क्यों हुआ? बालों को मजबूत करने वाली दवाई से कुछ मरीजों में बाल क्यों झड़ रहे हैं? विज्ञान। आयुर्वेद के सबसे बेहतरीन पहलुओं में से एक इसकी शिक्षा है कि कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। किसी भी चीज की उपयोगिता, मूल्य और प्रभाव सापेक्ष है। इसलिए इसके उपचार की प्रभावकारिता प्राप्तकर्ता, समय और वातावरण पर निर्भर करती है। यह गहन समझ ही आयुर्वेद को संपूर्ण बनाती है। खाना जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है। आप वसंत ऋतु में सबसे स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति को उसी अवधि में सबसे ज़्यादा एलर्जी हो सकती है। आपकी दवाई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जहर हो सकती है। चरक और उनके समय के अन्य ऋषि चिकित्सकों ने समझा कि किसी व्यक्ति का अनूठा संविधान इस बात का निर्णायक कारक था कि वह भोजन और दवा के सेवन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है। किसी व्यक्ति का संविधान यह निर्धारित करता है कि वह बाहरी वातावरण पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने संविधान के तत्वों को 3 द्रव्यों के साथ वर्गीकृत किया: वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद का आधार 3 द्रव्यों की समझ और अनुप्रयोग है। ऋषि चिकित्सकों ने प्रत्येक व्यक्ति के संविधान को उसके शरीर में एक द्रव्य या द्रव्यों के प्रभुत्व के आधार पर भी लेबल किया। इसलिए एक व्यक्ति को 3 द्रव्यों के साथ वर्गीकृत किया जा सकता है: वात, पित्त और कफ। वात, पित्त या कफ या इनका संयोजन। इस अध्याय में मैं 3 द्रव्यों के बारे में विस्तार से बताऊंगा और अगले अध्याय में मैं उनके आधार पर किसी व्यक्ति के शारीरिक गठन पर ध्यान केंद्रित करूंगा। वस्तुतः वात का अर्थ है वायु, पित्त का अर्थ है पित्त या गर्मी और कफ का अर्थ है बलगम। ये पूर्ण अर्थ नहीं है। हालांकि वात, पित्त और कफ केवल 3 शारीरिक द्रव्य नहीं हैं, वे ऊर्जा के 3 रूप भी हैं। वात गतिज ऊर्जा है, पित्त चुंबकीय ऊर्जा है और कफ संभावित ऊर्जा है। 3 द्रव्य हमेशा आपके शरीर की कोशिकाओं को गति में रखते हैं
और आपके दिमाग को व्यस्त रखते हैं। वात आपके शरीर में ऊर्जा की गति को संदर्भित करता है। यह पित्त रक्त उत्सर्जन और बहुत कुछ के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आधुनिक शब्दों में पित्त चयापचय है। आपके शरीर में 4 प्रकार की पाचन अग्नि होती है। इस पुस्तक में बाद में चर्चा की गई है। पित्त उन 4 अग्नि की सामूहिक जीवन शक्ति है। पित्त एंजाइमों के कामकाज के पीछे प्राथमिक शक्ति भी है। सभी ग्रंथियों से अतिरिक्त आंतरिक स्राव पित्त द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपके शरीर में हर स्तर पर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। कोशिकीय से लेकर अधिक प्रमुख तक कफ वह शक्ति है जो सभी उत्सर्जनों के लिए जिम्मेदार है, चाहे वह पसीना हो, शौच हो, पेशाब हो, रसखलन हो या कान, नाक और आंख जैसे अन्य शारीरिक छिद्रों से स्राव हो। तीनों द्रव्यों को संस्कृत में दोष कहा जाता है। शाब्दिक रूप से दोष शब्द का अर्थ है दोष या असुविधा। इसका अर्थ परिवर्तन और रुग्णता भी है। ऋषि चिकित्सकों ने तीनों द्रव्यों के लिए सावधानी से दोष शब्द चुना है, क्योंकि जब द्रव्य संतुलन में होते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और सामान्य होता है। जब एक या अधिक द्रव्य संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो शरीर अपना संतुलन खो देता है। वही द्रव्य बीमारियों के जनक बन जाते हैं। इसलिए दोष शब्द दोष अपराधी। जब दो संतुलित होते हैं तो शरीर का रोगग्रस्त होना असंभव है। इनमें से किसी एक के खराब होने पर ही शरीर में रोग पनपता है। दोषों के विचार संतुलन या असंतुलन आपके शारीरिक स्वास्थ्य या उसकी कमी को निर्धारित करता है। चाहे रोगी को सामान्य सर्दी हो या कोलन कैंसर, इसका कारण और उपचार तीनों द्रव्यों के संतुलन में निहित है। हालांकि पूर्ण उपचार केवल 3 द्रव्यों के बारे में नहीं है। 3 शारीरिक द्रव्य 3 मानसिक द्रव्यों के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं इस पुस्तक के बाद में इस पर चर्चा करूंगा। अंग्रेजी भाषा में कोई भी शब्द चाहे कितना भी लंबा, जटिल या कठिन क्यों न हो, वह वर्णमाला के बाहर मौजूद नहीं हो सकता। उसमें स्वर और व्यंजन अवश्य होने चाहिए। इसी तरह किसी बीमारी की अवस्था, गंभीरता और प्रकृति चाहे जो भी हो, वह केवल 3 कारण द्रव्यों से ही संबंधित हो सकती है। किसी दोष के प्रभुत्व से उसकी अपनी प्रकृति के अनुरूप शारीरिक विकार हो सकता है। प्रत्येक दोष के 7 मुख्य गुण हैं। नीचे दी गई तालिका देखें। 3 दोष और उनके गुण वात, पित्त, कफ, शुष्क, चिकना, तैलीय, ठंडा, गर्म, ठंडा, हल्का, गर्म, भारी, सूक्ष्म, तरल, चिपचिपा, गतिज, अम्लीय, भारी, सबलाइन, मोबाइल, स्थिर, रूखा, तीखा और मीठा। एक दिलचस्प सवाल यह है, इन गुणों का क्या मतलब है? और भी महत्वपूर्ण बात, इनका आपके लिए क्या मतलब है? वास्तव में प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में चरक ने इन गुणों को अलग अलग परिभाषित नहीं किया है। दोषों की विशेषताओं को निर्दिष्ट करने वाले प्रत्येक श्लोक में अगली पंक्ति कहती है कि यदि आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो दोष के गुणों के विपरीत हैं, तो यह दोष के कारण होने वाले विकार से तुरंत राहत दिलाएगा। उदाहरण के लिए, बिगड़ा हुआ पित्त अपच का कारण बन सकता है। यदि आप पित्त के गुणों को देखें तो यह गर्म, अम्लीय, तीखा आदि होता है। अब यदि आप कुछ ऐसा खाते हैं जो ठंडा और क्षारीय है, तो आपको अपच से लगभग तुरंत राहत मिलेगी। दोष पूरी तरह से 5 महान तत्वों पर निर्भर है। जब तक आप शरीर हैं, 5 तत्व सक्रिय और सक्रिय रहेंगे। दोष तब भौतिक रूप धारण करते हैं जब वे रोगजनक या रोग संबंधी कारकों के कारण कार्बनिक उत्सर्जन में बदल जाते हैं। वात वायु के रूप में आंतों की गैस में बदल सकता है। पित्त अपच का कारण बन सकता है। साथ में वे नाराजगी या एसिड भाटा का कारण बन सकते हैं। कफ बलगम में बदल सकता है। यह महत्वपूर्ण धमनियों को अवशिष्ट वसा के रूप में आसानी से अधिक गंभीर हो सकता है। जब दोष संतुलन में होते हैं तो आपका शरीर अपने स्वास्थ्य के चरम पर होता है। कुछ लोगों में एक दोष हावी होता है। वास्तव में एक दोष लगभग हमेशा दूसरों की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। जब कोई भी एक दोष खराब होता है तो शरीर में एक संबंधित बीमारी प्रकट होती है। हालांकि कुछ मामलों में
तीनों दोष खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को सन्निपात कहा जाता है। सन्ना का अर्थ है उदास, सुस्त और कमजोर, और पात का अर्थ है पतन या मृत्यु। सन्निपात का अर्थ है स्थिति गंभीर है और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि रोगी का इलाज नहीं किया जाता है तो विकार एक लाइलाज पुरानी बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। मुझे तीनों दोषों में से प्रत्येक के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। पहला है वात। वात वायु और आकाश के तत्वों से बना है। यह आपके शरीर में सभी गति के पीछे की शक्ति है। वात ठंडा, हल्का और प्रेरक है। यह आपके शरीर के सभी गतिज पहलुओं को नियंत्रित करने वाली 10 ऊर्जाओं के रूप में बहता है। जब वात संतुलित होता है तो आपकी वाणी, आपकी चाल, आपकी नजरें और आपके अंगों की हरकतें सभी संतुलित, न्यूनतम और सुंदर होती है। जब यह खराब होता है तो यह अनियमित या अत्यधिक हरकतों की ओर ले जाता है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो बात करते समय अपने हाथों को बहुत ज्यादा हिलाते हैं? इसका एक कारण उनके शरीर में असंतुलित वात होता है। आपके शरीर में 6 प्रवाह होते हैं। वे वायु प्रवाह, रक्त प्रवाह, लसिका प्रवाह, जठरांत्र प्रवाह, मूत्र प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह हैं। मानसिक और शारीरिक परिश्रम सीधे आपके ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों की ऊर्जा और बाहरी वातावरण भी आपके ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने आप को एक अंधेरे कमरे में कल्पना करें। आप एक नीला बल्ब जलाते हैं और पूरा कमरा अब नरम नीली रोशनी से जगमगा उठता है। फिर आप चंदन की अगरबत्ती जलाते हैं। कमरे में अब एक खास माहौल और खुशबू है। अभी कोई आता है और एक बड़ा सफ़ेद बल्ब जलता है। माहौल तुरंत बदल जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है और तेज चमेली की अगरबत्ती जलाता है। कमरा वैसा ही है। आपका बल्ब भी उतना ही जल रहा है। चंदन की खुशबू अभी भी हवा में है, लेकिन वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं। एक तेज बल्ब और तेज खुशबू ने उन्हें ढक दिया है। आयुर्वेदिक, यौगिक और तांत्रिक ग्रंथों में ऊर्जा प्रवाह को बहुत महत्व दिया गया है। आपके शरीर में 6 प्रकार के प्रवाह वात द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब वात खराब हो जाता है तो 6 प्रवाहों से जुड़ी बीमारियां मानव शरीर में प्रकट होती हैं। रोगी को लगता है कि उसे गैस की समस्या है या पेट फूल रहा है, इसलिए वह इसे रोकने के लिए गोली ले सकता है। हालांकि यह समस्या नहीं है, यह केवल लक्षण है। इस मामले में वात खराब है, इसलिए वात का इलाज करने की आवश्यकता है। बंजर भूमि में एक बहुत बड़े टुकड़े की कल्पना करें, कुछ मिलियन हेक्टेयर। आप उस भूमि के बीच में हैं। वहाँ कोई पानी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है और कोई मवेशी नहीं है। अब कल्पना करें कि हवा बह रही है, लेकिन रुकिए, आपका मन क्या देखना और महसूस करना चाहता है? अगर आप धूप वाले दिन के बारे में सोचते हैं तो वह हवा गर्म और शुष्क लगेगी। बारिश के दिन यह ठंडी और नम लगेगी। इसी तरह, और जैसा कि शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथ सारंगधर संहिता में बहुत शानदार ढंग से कहा गया है, पित्त जड़ है, कफ जड़ है, मल, अवशेष और धातु जड़ हैं। बादलों की तरह वे वायु, वात या हवा द्वारा ले जाए जाने पर वहीं चले जाते हैं। इसलिए जब तक पित्त या कफ पहले से ही दूषित ना हो, असंतुलित वात कोई नुकसान नहीं करता। यदि पित्त अशांत है और वात बिगड़ जाता है तो यह गैस का कारण बनेगा। यदि वात बिगड़ता नहीं है तो पित्त का असंतुलन केवल अपच या एसिडिटी का कारण बनेगा। आंखों की साधारण फड़कन से लेकर मन की स्थायी अस्थिरता तक कई तरह के लक्षण वात के कारण होते हैं। वात दृढ़ता से और जल्दी प्रकट हो सकता है। यह आसानी से एक छोटी सी बीमारी को जानलेवा खतरे में बदल सकता है, जैसे हवा का झोंका एक छोटी सी लौ को जंगल की आग में बदल सकता है। वात को रोगराज कहा जाता है, जो सभी रोगों का राजा है। अब दूसरा है पित्त। पित्त का प्राथमिक गुण ऊष्मा है। यह मुख्य रूप से अग्नि तत्व से बना है। इसका द्वितीयक तत्व जल है। पित्त गर्म, अम्लीय और तीखा होता है।
यह एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। शरीर की सभी ग्रंथियां पित्त के कारण स्रावित होती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में पित्त संपूर्ण रूप से चयापचय का प्रतिनिधित्व करता है। चयापचय के दो मुख्य पहलू उपचय जटिल पदार्थों का संश्लेषण और ऊर्जा का भंडारण, और अपचय जटिल पदार्थों का टूटना और ऊर्जा का निकलना सीधे पित्त की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह पित्त द्रव्य है, जबकि तीनों द्रव्य किसी व्यक्ति की उत्पत्ति और पोषण में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पित्त तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चयापचय शक्ति है। किसी व्यक्ति का जीवन उसके चयापचय की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। पित्त वह ऊर्जा है जो पाचन को बनाती और नियंत्रित करती है। वात के साथ यह शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर में ऊष्मा तरल पदार्थों के रूप में मौजूद होती है। पित्त ऊष्मा उत्पन्न करता है और वात इसे शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। उस परिवहन में घर्षण के कारण वात शरीर में ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। वित्त परिवर्तनकारी सिद्धांत है, न केवल भौतिक शरीर के लिए बल्कि मानसिक शरीर के लिए भी। आपके मस्तिष्क में प्रक्रिया न्यूरोट्रांसमीटर पर निर्भर करती है। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरोकेमिकल पदार्थ है, एक प्रकार का एंजाइम। सोचना, चिंतन और एकाग्रता बस आपके मस्तिष्क में काम करने वाले एंजाइम हैं। यही कारण है कि ध्यान का मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक विज्ञान ने पुष्टि की है कि ध्यान मूड स्विंग, मासिक धर्म से पहले के लक्षणों और रजोनिवृत्ति संक्रमण से निपटने में विशेष रूप से उपयोगी है। समय के साथ एक कट या घाव सूख जाता है, यह अपने आप ठीक हो जाता है। यह उपचार मुख्य रूप से पित्त के कारण होता है। होमियोस्टेसिस आपके शरीर की आंतरिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखने की क्षमता। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में काम करने वाले कई जटिल जैविक एजेंटों का समन्वित कार्य पित्त का प्रत्यक्ष कार्य है। कभी कभी आप पेशाब करते समय कांपते हैं, खासकर अगर यह ठंडा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर पेशाब करने से पहले एक निश्चित तापमान बनाए रखता है। मूत्राशय में गर्म मूत्र इस तापमान को बनाए रखने में योगदान देता है, और अब मूत्राशय को खाली करने के साथ आप गर्मी खो देते हैं। आपका मस्तिष्क तापमान में थोड़ी सी भी गिरावट को पहचान लेता है। नतीजतन मस्तिष्क एक संकेत भेजता है। वात सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उस कंपकपी को पैदा करने के लिए दौड़ता है ताकि पित्त को फिर से सही संतुलन में लाया जा सके। आप अपने मल त्याग करते समय कांपते नहीं हैं क्योंकि पित्त को अपना संतुलन बहाल करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। आपके शरीर या दिमाग में होने वाला कोई भी परिवर्तन पित्त के कारण होता है। ऐसा परिवर्तन भोजन को आपके शरीर द्वारा प्रसंस्करण के लिए तैयार विभिन्न पोषक तत्वों में तोड़ना हो सकता है, या यह विचारों को कार्यों और लक्ष्यों में बदलना हो सकता है। पित्त के बिना यह सब संभव नहीं है। जब पित्त खराब होता है तो यह व्यक्ति को क्रोधित और आक्रामक बनाता है। यदि वात गतिज ऊर्जा है तो पित्त चुंबकत्व है। यह शरीर नामक जटिल तंत्र के कुशल और सुचारू संचालन के लिए वात और कफ दोनों के साथ मिलकर काम करता है। पाचन, भूख, त्वचा, दृष्टि, चमक और शारीरिक शक्ति पित्त से बहुत प्रभावित होती है। संतुलित पित्त व्यक्ति को चिकना और चमकदार रंग, विचारों की स्पष्टता, तीक्ष्ण बुद्धि, उत्तम पाचन और अच्छी दृष्टि देता है। असंतुलित होने पर यह उपरोक्त सभी को प्रभावित करता है। सूजन स्राव, खुजली और पसीना आना पित्त के खराब होने के लक्षण है। मस्तिष्क का असामान्य कामकाज और कई मानसिक विकार भी असंतुलित पित्त के कारण होते हैं। तीसरा द्रव्य है कफ। कफ पृथ्वी और जल तत्वों से बना है। यह आपके शरीर को एक साथ रखता है। भारी, ठंडा, मुलायम और चिपचिपा कफ संभावित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह तीसरा द्रव्य कफ है। अगर आप चाहें तो यह ढांचा है। अन्य दो दोषों की तरह जब यह दूषित होता है तो यह अपने पीछे अवशेष छोड़ता है।
कफ के मामले में ऐसे अवशेष बलगम, अतिरिक्त लार, पट्टिका, कुछ संक्रमण, स्तब्धता और सुस्ती हो सकते हैं। कफ मानव शरीर के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करता है। वास्तव में यह शरीर की समग्र संरचना को नियंत्रित करता है। शरीर की वृद्धि, वजन, जोड़, फेफड़े, 7 धातुएं, जोड़ों की चिकनाई, मांसपेशियों की कोमलता और आंतरिक अंगों की चिकनाई कफ द्वारा नियंत्रित होती है। शरीर में कफ के संतुलन से प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत प्रभावित होती है। पित्त और कफ के बिगड़ने से एलर्जी जल्दी से रोगी पर हमला करती है। कफ चिकनी त्वचा, सुंदर बड़ी आँखें और रेशमी और शानदार बालों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी मूल प्रकृति स्थिर है। इसका मतलब है कि जब कफ दूषित होता है तो एलर्जी आसानी से दूर नहीं होगी। यही बात मानसिक स्थितियों पर भी लागू होती है। असंतुलित कफ व्यक्ति को लंबे समय तक अवसाद की स्थिति में ले जा सकता है। रोगी का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। वात के विपरीत कफ संबंधी विकार रातों रात ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको गैस है तो आप काढ़ा पी सकते हैं या गोली खा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में आपको बेहतर महसूस हो सकता है। ब्रोंकियल कंजक्शन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में, आपके शरीर का ढांचा, आपके जोड़ों की ताकत, आपकी त्वचा का प्रकार, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी मानसिक स्थिरता, आपकी मूल प्रकृति, आपका रंग और आपके शरीर की अन्य स्थायी विशेषताएं। शरीर के सभी अंग कफ द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारीपन कफ का मुख्य गुण है। जब आपको शरीर या मन में भारीपन महसूस होता है तो इसका मतलब है कि कफ खराब हो गया है। जब आप रात को अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो यह आपके कफ और वात के बीच असंतुलन का कारण हो सकता है। खर्राटे कफ के कारण होते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं उनमें कफ के कारण होने वाले अन्य विकार होने की संभावना होती है, जिसमें बलगम, छाती में जमाव और मोटापा शामिल है। हालांकि यह मामूली है, वे अस्थमा से भी पीड़ित हो सकते हैं। कफ भावनात्मक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। यदि पित्त आपके शरीर में सौर चैनल है तो कफ चंद्र चैनल है। यह आपको सोने में मदद करता है। इसके गुण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आक्रामकता को शांत कर सकते हैं, जिसे आप शांत और संतुलन की स्थिति में आ सकते हैं। कफ के सहयोग से ही आपके शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और उपचार होता है जब आप आराम करते हैं और सोते हैं। 3 द्रव एक व्यक्ति के मूल संविधान को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित संविधान के साथ पैदा होता है। किसी व्यक्ति का पूर्णवात, पित्त या कफ होना दुर्लभ है। अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों का शारीरिक गठन मिश्रित होता है। हालांकि आप अपने अंतर्निहित शारीरिक गठन को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने खाने की आदतों और अपनी जीवन शैली को अपने शारीरिक गठन के हिसाब से बदल सकते हैं। यह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है। आयुर्वेद कई कारकों के आधार पर आपके शारीरिक गठन का पता लगाने की विधि बताता है। यदि आपको हमारे ऑडियो बुक्स पसंद आए तो कृपया हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों एवं प्रियजनों के साथ ऑडियो बुक्स को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।